वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और अभी हम जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है मास एंड वेट करके जो दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे। मास और वेट जो दिया हुआ है, मास और वेट के बीच का डिफरेंस बिटवीन, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। ओके, जो एग्जाम में पूछा जाता है, या तो 2 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, मास और वेट के बीच का डिफरेंस बिटवीन। अब पहले तो ये दिमाग में बैठा लो, ये डिफरेंस बिटवीन लिखना बहुत आसान है जो मैंने लिख के दिया है, बट अगर 2 मार्क्स का पूछा है तो 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स का पूछा है तो 6 पॉइंट लिखना है। बट मेन टॉपिक ये निकलता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली क्या है। मास का मतलब क्या होता है, देखो जो ये पार्ट पढ़ रहे हो फिजिक्स का पार्ट है। मास का मतलब होता है अगर तुम कांटे पर कुछ रखते हो, जैसे कि 5 kg का, तुमने 5 kg आटा लिया या चावल लिया तो 5 kg, ये 5 kg क्या हो गया, मास हो गया। बट वही वेट का मतलब क्या होता है, फिर फिजिक्स में वेट का मतलब होता है किस फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जब नीचे गिर रहा है तो इसको मतलब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खींच रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज वेट। हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, अर्थ। अर्थ अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट बोलते हैं। ओके, वेट का मतलब होता है कितने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, और मास का मतलब होता है रियल का, कि उसका कितना केजी में, जो तुम बताते हो, जैसे तुम्हारा 2 डिजिट नंबर मास, ओके, 3 डिजिट नंबर, मोटे लोग होंगे। ओके, तो मास का मतलब क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ओके, और वेट का मतलब होता है वेट इज द फोर्स। वेट का मतलब एक फोर्स होता है। ओके, जैसे फोर्स का यूनिट ही न्यूटन होता है, वेट का यूनिट न्यूटन ही है। मतलब ये एक फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। इसका ऐसा यूनिट क्या है, केजी, इसका न्यूटन है, इसका सीजीएस यूनिट ग्राम है, इसका सीजीएस यूनिट डाइन है, 9th में था। ओके, इसका ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे नहीं। ओके, और ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और ये पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है, यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग होता है। जो हमारा मास और वेट है, इसके बीच का डिफरेंस बिटवीन लिख दिया, बट जो कुछ गलतियां छोटी छोटी कर देते हैं, जैसे कि अगर इसका डेफिनेशन लिखा है तो अपोजिट साइड में किसका भी डिफरेंस बिटवीन लिखो। अगर इसका डेफिनेशन है तो इस साइड भी इसका डेफिनेशन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट बता तो यहाँ पर सीजीएस नहीं बता सकते, यहाँ पर भी एसआई ही बताना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं कि पॉइंट लिख के आते हैं और मार्क्स नहीं मिलता। बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करता है कि ये पॉइंट क्या लिखा है और इसका अपोजिट पॉइंट क्या लिखा है। जब दोनों साइड सेम होगा तो हाफ मार्क्स मिलता है। दोनों साइड एक एक पॉइंट लिखने पर हाफ मार्क्स मिलता है और 2 पॉइंट लिखने पर 1 मार्क्स मिलता है। और याद रखना, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स गंवाना बहुत आसान है एज कंपेयर टू गेन करना। तो गेन करने में बहुत मेहनत लगता है, छोटी छोटी गलतियों से ही मार्क्स बहुत कम हो जाता है। तो मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन हो गया, इतना ही पता होना चाहिए। अब फाइनली आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 10 पे आओगे। पेज नंबर 10 पे जो टॉपिक दिया हुआ है वहां पर अगेन एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, वो न्यूमेरिकल को रहने देते हैं। ओके, डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे आते हैं। जब पेज नंबर 10 पे आओगे तो वहां पर एक वेव के बारे में दिया, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। पहले तुम्हें पता होना चाहिए इस अर्थ पे, हमें यूनिवर्स में हमने बहुत सारे वेव के बारे में नाम सुना है। ओके, ग्रेविटेशनल वेव उसमें से एक वेव है। जो ग्रेविटेशनल वेव है वो कौन से टाइप का एक वेव है, जिसे सर आइंस्टाइन ने बताया था। जो ग्रेविटेशनल वेव है वो एक कौन से टाइप का वेव है, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम वेव है। ये याद रखना, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ग्रेविटेशनल वेव इज वन टाइप ऑफ फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम वेव है। और इसको पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक लाइगो करके एक इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमंस ने बनाया है। ओके, जो इसको डिटेक्ट करता है। तो ये 2 चीजें बस इस पूरे पैराग्राफ में, उस डू यू नो में यही आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल वेव को स्पेस टाइम वेव बुलाते हैं और ये लाइगो एक मशीन है जो उसको डिटेक्ट करती है। फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है एंड पेज नंबर 11 पे आओगे। पेज नंबर 11 पे अब नया टॉपिक है जिसका नाम है फ्री फॉल। तो चालू करते हैं फ्री फॉल। ओके, तो हम फ्री फॉल टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। जो हमारा फ्री फॉल है, फ्री फॉल हमें फर्स्ट थिंग ये, फ्री फॉल हमें कभी अर्थ पे देखने को ही नहीं मिलेगा। अर्थ पे फ्री फॉल क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। फ्री फॉल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसका मतलब फॉल होता है, वो फ्री फॉल नहीं होता है। जब वो गिर रहा है ऑब्जेक्ट अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने की वजह से सिर्फ वो अर्थ की ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से सिर्फ वो नीचे आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नहीं, अर्थ पे ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर होने की वजह से ये तो नीचे आएगा, ठीक है, ग्रेविटी ज्यादा एक्ट हो रहा है, पर इसके साथ साथ और एक फोर्स लग रहा है, जैसे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक है फ्रिक्शनल और एक है बायोंड फोर्स।
ये दो फोर्स और उसके ऊपर लग रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर तीन तीन फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। रिजल्ट ये हो रहा है कि नीचे आ रहा है क्योंकि नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा है, बट फिर भी दो फोर्स और लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। तो अर्थ पे रहकर तो नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है कि कभी फ्री फॉल हो। हाँ, अगर हम यही एग्जाम्पल ले लेते, सपोज यहाँ पर मून लेते हैं, ओके, ये हमारा मून हो गया और कोई ऑब्जेक्ट है फिर मून पर गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर एटीएम नहीं है, यहाँ पर क्या है? वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम होने की वजह से जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो उस टाइम पे यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा? ग्रेविटी ऑफ मून। सिर्फ ग्रेविटी ऑफ मून यहां पर एक्ट कर रहा है, ओके, और कुछ नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो फाइनली ये जो होगा उसको बोलेंगे यहाँ फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल अर्थ पे पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर अर्थ पे हम वैक्यूम क्रिएट कर दे, एक कमरा रहते हैं, कमरे में वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उसके बाद जब कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि फ्री फॉल हो रहा है। ओके, वैसे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है फ्री फॉल, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव होगा अंडर द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब किसके इन्फ्लुएंस में? किसके इन्फ्लुएंस में? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेला, अकेला सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा तब तुम बोलोगे कि फ्री फॉल हो रहा है। और जो फ्री फॉल अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हम स्पेस में जाते या किसी और प्लेनेट पर जाते जहां वैक्यूम है तो वहां पर फ्री फॉल होने वाला है। ओके, ठीक है। अब फ्री फॉल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब पहले ऊपर कहीं पर रुका था, तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा। एज वेल एज जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो जी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। फ्री फॉल टॉपिक से दो चीजें सीखने की जरूरत है, एक तो उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए और एक कंडीशन कि यू का वैल्यू हमेशा 0 लेना है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा, और जी का वैल्यू नेगेटिव लेना है, सॉरी पॉजिटिव लेना है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जी का वैल्यू 9.77 लेना है या 9.8 लेना है या फिर 10। अगर एग्जाम्पल जब तुम सवाल सॉल्व करोगे तो उस टाइम पर अगर ऑलरेडी मेंशन है कि जो वैल्यू लेना है 10 लेना है तो 10 लेना है, वरना हमेशा 9.8 उठा के चलो। बोलने के लिए 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या तो 9.8 लेते हैं या तो 10 लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे 10 तभी लोगे जब बोला है कि जी का वैल्यू गिवन रहेगा 10, तभी लेना है, वरना 9.8 लेके सॉल्व करना है। ओके, तो ये वैल्यूज हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं और 1 मिनट और एक जो हमारा 3 इक्वेशन है, न्यूटन के 3 इक्वेशन है, v = u + at होता है। तो ए को ना लेकर, एक्सेलरेशन ना लेकर जी लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेट होगा तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, नॉर्मल जी लेंगे। और यू का वैल्यू क्या है? 0, तो फाइनली वी का वैल्यू क्या आएगा? g + t। सेम ऐसे एस का वैल्यू क्या होता है? ut + हाफ gt²। ओके, एक जगह जी लूंगा तो u का वैल्यू तो 0, 0 का मल्टीप्लाई हुआ t में, तो यहाँ फाइनली 0 हो जाएगा और मतलब s बराबर क्या आएगा? हाफ gt²। और ऐसे ही सेम थर्ड वाला इक्वेशन क्या है? v² = u² + 2as। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे u का वैल्यू क्या होगा? 0, a को क्या लेंगे? g, तो यहाँ फाइनली v² = क्या हो गया? 2gs। ये इक्वेशन चेंज हो गए तीनों, ये हो गया एक इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड इक्वेशन होगा न्यूटन का। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे ये इक्वेशंस यूज होंगे। न्यूमेरिकल्स इस जो वीडियो बना रहा हूँ, इस पूरा सीरीज जो है, इस सीरीज के एकदम एंड वाला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 5 और 6 हो सकता है, जिसमें पूरे न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें पूरा सॉल्व एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा, एज वेल एज जो एक्सरसाइज में दिए हुए न्यूमेरिकल वो भी एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके दूंगा। ओके, चलो ठीक है। तो फाइनली ये फ्री फॉल टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे मूव करते हैं। फ्री फॉल के बाद हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में शॉर्ट में ही तुम्हें सिर्फ देखो, इसका डेफिनेशन में नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, फिक्स कंटेंट जो पूछा जाएगा तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट इंफिनिटी। अपने टेक्स्ट बुक में लिख लो, ये पता होना चाहिए कि GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होता है? इन्फिनिटी पर। या पूछा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एट इन्फिनिटी इज हाउ मच? इन्फिनिटी पर कितना होगा, ऐसा पूछेगा तब आंसर होगा 0। या फिर पूछेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट वेयर डैश करके छोड़ देगा। MCQ में पूछा जाता है। ओके, तुम्हें याद होना चाहिए 0 होता है इन्फिनिटी पे। और फिर क्या इसका एक फॉर्मूला है वो तुम्हें याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? कैपिटल G, कैपिटल M
स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच और माइनस, ये माइनस मत भूल जाना, ओके यहाँ माइनस रहेगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए, दो कंटेंट बस इसका याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। ये डैश छोड़ेगा तो ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा तो इसका डैश छोड़ के देगा, इन्हीं दोनों में से एक को डैश छोड़कर देगा और नीचे ऑप्शंस देगा। तो ये तुम्हें दो चीज़ याद होना चाहिए, दोनों लिख लो और फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है। और इसके आगे का टॉपिक हमारा चालू होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इज जस्ट अपोजिट द फ्री फॉल, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वह वेलोसिटी जिस वेलोसिटी को अगर हम ऑब्जेक्ट को दें और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, एस्केप कर जाए किसी भी प्लेनेट पर। जैसे हम अभी अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है? अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना है ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किसी रॉकेट को या किसी भी सैटेलाइट को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ के पार हो जाना है कि फिर ग्रेविटेशनल, जैसे अभी ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर को फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के वो वापस नीचे आ रहा है। बट अगर कोई सैटेलाइट है और उसे एटमॉस्फेयर को पार करके चले जाना है तो उसका मिनिमम लोवेस्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतना स्पीड होना चाहिए, तभी वो सैटेलाइट इस एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल पाएगा। हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है। ये जो वैल्यू है ये अर्थ का है, इसलिए एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? द लोएस्ट वेलोसिटी, कम से कम वेलोसिटी इतना तो होना चाहिए उस बॉडी का, मस्ट हैव टू एस्केप द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को छोड़कर एस्केप करके चला जाए। एस्केप का मतलब होता है छोड़कर चला जाए। अर्थ को अगर छोड़ के जाना तो इतना तो होना ही चाहिए 11.2 किलोमीटर। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डिराइव करेंगे, बट एस्केप वेलोसिटी समझ में आना चाहिए आपके, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ समय के बाद वापस रिटर्न नीचे आता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इतना क्या वेलोसिटी दे दे इस ऑब्जेक्ट को कि ये निकल जाए, इतना किस वेलोसिटी के साथ फेंकू कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके चला जाए। तो इस मार्कर को भी अगर इस प्लैनेट अर्थ को छोड़ के जाना है तो मुझे 11.2 मिनिमम, कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तभी ये रिटर्न कभी आएगा ही नहीं, सीधा स्पेस में चला जाएगा। ओके, तो हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी चालू किया था, एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लिया, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है देख लिया। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रूफ करने क्या सकता है? डिराइव का मतलब होता है एक्सप्लेन करो। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। अगर एस्केप वेलोसिटी का डिराइव करने के लिए आता है फॉर्मूला तो क्या करना है? डायरेक्टली लिख देना है सपोज फॉर एन ऑब्जेक्ट मास m। ओके, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके लेट करके लिख दो और फिर दो कंडीशन लेके तुम्हें सॉल्व करना है। एक कंडीशन लेना है सरफेस, जब वो अर्थ के सरफेस पर होगा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और कहाँ है, अर्थ के सरफेस पर। और एक कंडीशन लेना है यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है, ओके दो कंडीशन लेके चलना है। तो जब सरफेस पर होगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा माइनस GMM अपॉन R प्लस H होता है। H तब होता है जब हाइट पर रहता है, अभी तो अर्थ के सरफेस पर ही है ना, तो सिर्फ रेडियस, अर्थ का रेडियस, ओके। और टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस किया, फर्स्ट इक्वेशन। जो इन्फिनिटी अगर डिस्टेंस पर है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी, अगर दोनों प्लस करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हैं? टोटल एनर्जी। तो फाइनली टोटल एनर्जी भी क्या है? जीरो। अब जो टोटल एनर्जी है तो उसी ऑब्जेक्ट का, तो टोटल एनर्जी तो सेम रहने वाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का जो RHS साइड है, दोनों का RHS एक दूसरे के बराबर होगा, तो इस साइड का RHS और इसका RHS जीरो, ओके। एक सेकंड, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ओके। यहाँ क्या आएगा? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये जो माइनस है वहाँ क्या प्लस हो जाएगा, तो हाफ mv² स्केप वाला वेलोसिटी है और यहाँ प्लस हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। स्मॉल m मर गया, 2 इधर डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो फाइनली क्या हो जाएगा? स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? स्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। अगर किसी भी प्लेनेट का स्केप वेलोसिटी निकालना है कि कितने वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंकूं और वो ऑब्जेक्ट इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्केप कर जाए, इसके एटमॉस्फेयर को स्केप कर जाए, निकालना है किसी भी प्लेनेट का, चाहे वो प्लेनेट मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, उस प्लेनेट का क्या पता होना चाहिए? मास और उस प्लेनेट का रेडियस। अगर पता है तो तुम स्केप वेलोसिटी उस
प्लैनेट का निकाल सकते हो। कैपिटल जी का वैल्यू तो हर जगह कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्मॉल जी का भी फॉर्मूला देखा था। स्मॉल जी का क्या था? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहां पर भी अगर किसी भी प्लैनेट का अगर कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, कितने एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ उसको खींच रहा है, ओके कोई भी प्लैनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर भी उस प्लैनेट का क्या पता होना चाहिए? मास और रेडियस। ये फॉर्मूले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर स्केप वेलोसिटी निकाला तो अंडर रूट में होता है। ये दो है जो दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ओके, स्केप वेलोसिटी का हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद भी आपके ही टेक्स्ट बुक में वहां पर लास्ट पेज पर जाओगे, पेज नंबर 14 पे स्केप वेलोसिटी निकाल कर दिया हुआ है। अर्थ का भी निकाला स्केप वेलोसिटी, और स्केप वेलोसिटी निकाल के दिया मून का। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने को भी आया। कोई भी न्यूमेरिकल आए, स्केप वेलोसिटी अगर किसी प्लैनेट का निकालना है तो सिर्फ दो चीज पता होना चाहिए, उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस। दोनों वैल्यू रख दो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, वैल्यूज को सॉल्व करोगे, फाइनली तुम्हारा आंसर रिजल्ट आ जाएगा स्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन जो चैप्टर दिया हुआ उसमें जो भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सब फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और हर एक अल्फाबेट का मीनिंग यहाँ लिख दिया है। सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्केप वेलोसिटी और न्यूटन की जो तीनों इक्वेशन है, वो तीनों इक्वेशन भी इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो v = u + gt। और अच्छा, यहाँ पर a होता था 9th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है, वो a रिप्लेस हो गया g से। g मीन्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।